नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम मध्यकालीन इतिहास की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पूरा मध्यकालीन इतिहास कवर करेंगे। ये उस सीरीज का पहला वीडियो है। अगर आपको पूरी सीरीज देखनी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल जाए। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की जो शुरुआत होती है वो होती है अरब और तुर्क आक्रमण से। भारत पे जो पहले आक्रमण होते हैं वो अरब आक्रमण होते हैं, जिनमें मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में पहला आक्रमण करता है। इसके बाद में तुर्क आक्रमण होते हैं, जिनमें मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण देखे जाते हैं। मोहम्मद गजनवी अपना पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है। वहीं मोहम्मद गोरी जो है वो 1175 ईस्वी के आसपास अपना पहला आक्रमण करता है पंजाब मुल्तान क्षेत्र पर। तो इन्हीं को एक के बाद एक हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। भारत पे जो विदेशी आक्रमणों की शुरुआत होती है वो होती है अरब आक्रमणों से। अरबों में जो आक्रमण करता है वो करता है मोहम्मद बिन कासिम। सन 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम सिंध के देवल बंदरगाह पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के साथ ही इस पर अधिकार कर लेता है। देवल बंदरगाह पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता है और ये बढ़ता है सिंध के रावर प्रांत पे, जहाँ पर जो राजा दाहिर होते हैं, ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर, जो राजा चच के पुत्र होते हैं, ये शासन कर रहे होते हैं। 20 जून सन 712 ईस्वी को राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। यह युद्ध राजा दाहिर हार जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम यह युद्ध जीत जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद सिंध प्रांत से एक साल बाद यानी कि 713 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम जो है वो बढ़ता है मुल्तान की ओर और 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान को जीत लेता है। यहाँ से उसे बहुत ज़्यादा संपत्ति प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय जो मुल्तान है वो उसको सोने की जो है, जैसे कि भारत को जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसी तरह जो मुल्तान प्रांत है उसको स्वर्ण नगरी कहा जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो गोल्ड सोना था वो वहाँ पर था राजाओं के पास। तो ये उसको लूटता है और 713 ईस्वी में ये मुल्तान पर जो है वो अधिकार कर लेता है। इसके कुछ समय बाद यानी कि 715 ईस्वी के लगभग जो है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है, जिससे भारत की मुख्य भूमि यानी कि सिंध प्रांत से अंदर आक्रमण करने का जो अपना प्लान बना रहा था उसको ये पूरा नहीं कर पाता है और केवल सिंध प्रांत तक ही ये जो है अपना अधिकार अरब कर पाते हैं। उसके बाद जो अरबों का आक्रमण है वो शिथिल पड़ जाता है और ये मुल्तान क्षेत्र तक ही सीमित रह जाते हैं या वहीं पर रुक जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि अरबों के आक्रमण के क्या क्या परिणाम हुए और अरब के आक्रमण करने के जो कारण थे वो क्या क्या कारण थे, किस कारण से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण हम देखते हैं वो तो ये था कि भारत जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध था, यानी कि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो कह सकते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा सोना या आदि जो थे वो अवेलेबल थे, जिसके कारण से जो बार बार आक्रमणकारी है वो भारत पर आक्रमण करते रहते थे लूटपाट आदि की वजह से। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था अरबों की साम्राज्यवादी नीति। जैसे कि हम देखते हैं कि अरब सिंध प्रांत पर आक्रमण ही नहीं करते बल्कि मुल्तान आदि जगहों पर वो अपना केंद्र भी स्थापित कर लेते हैं। तो एक बड़ा रीज़न था ये कि वो चाहते थे कि वो अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार करें, जिस वजह से उन्होंने ये आक्रमण किए। एक तात्कालिक कारण भी उस समय हमें देखने को मिलता है। तात्कालिक कारण ये था कि जो श्रीलंका के राजा थे वो खलीफा के पास कुछ उपहार जहाज़ों से भेजते हैं, लेकिन जो देवल बंदरगाह है सिंध प्रांत में, उस देवल बंदरगाह में जो राजा दाहिर जहाँ के शासक थे वहाँ पर उन जहाज़ों को लूट लिया जाता है, जिसकी भरपाई करने के लिए खलीफा राजा दाहिर से बोलते हैं। लेकिन दाहिर यह कह के मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता है कि जहाज़ों को कैसे लूटा गया है, किन लोगों ने जहाज़ों को लूटा है। तो जो भी वो रीज़न था उस वजह से राजा दाहिर उन जहाज़ों की भरपाई करने के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद उसके बाद जो है राजा दाहिर के विरोध में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता है खलीफा के द्वारा और मोहम्मद बिन कासिम 712 में आक्रमण करता है। तो ये कुछ कारण थे अरब आक्रमण के कि किस लिए अरबों ने भारत पर आक्रमण किए। अब क्या क्या परिणाम इसके हुए वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले जो परिणाम हुए वो ये हुए कि सिंध प्रांत की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई। जैसे देखा ही गया कि जब उन्होंने आक्रमण किया तो लूटपाट की, हमने पढ़ा था कि बहुत सारा धन जो है वो मुल्तान से उन्हें प्राप्त हुआ, तो आर्थिक स्थिति जो वहाँ की थी उसमें गिरावट आई। दूसरा ये कि भारत में मुस्लिम संस्कृति का है जो आगमन हुआ, इससे पहले कोई मुस्लिम आक्रमण भारत में नहीं हुआ था। इन्होंने बस आक्रमण ही नहीं किया बल्कि सिंध और मुल्तान पर अधिकार भी किया, तो जो मुस्लिम संस्कृति थी वो देखने को मिली भारत में। एक अगला कारण हम देख सकते हैं कि तुर्कों के आक्रमण के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ, जो परिणाम एक बड़ा परिणाम है। तुर्कों के लिए जो आक्रमण था उसका मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी तुर्क आक्रमण करने के लिए आश्वस्त हो गए। तो ये कुछ मुख्य कारण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक
कारण और भी है कि जजिया कर का प्रारंभ हुआ। इसी के बाद जजिया कर जो है वो स्टार्ट हुआ। इससे पहले जजिया कर भारत में लिया नहीं जाता था, लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो ये पहला शासक था जिसने जजिया कर लेना प्रारंभ किया और जजिया कर का प्रारंभ हुआ। अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर आक्रमण होते हैं तुर्क के। तो इनकी एक पृष्ठभूमि हम देखते हैं कि किस तरह से जो तुर्क है वो भारत पर आक्रमण करते हैं। अलप्तगीन नाम का जो शासक होता है वो गजनी नगर की स्थापना करता है। अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन शासक बनते हैं। सुबुक्तगीन पहला शासक होता है या पहला तुर्क होता है जो भारत पर आक्रमण करता है। यह पेशावर के राजा जयपाल के विरुद्ध जो है अभियान करता है। मुख्य रूप से जो भारत पर आक्रमण करते हैं वो करता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक शासन करता है। इस बीच यह 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। पहला जो शासक होता है वो सुबुक्तगीन होता है जो भारत पर आक्रमण करता है राजा जयपाल के विरुद्ध, लेकिन ये सफल आक्रमण नहीं करता है। अगर सफल आक्रमण की बात करें तो जो पहला सफल आक्रमण जिसको कहा जाए वो अगर करता है तो वो करता है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी भारत पर पहला आक्रमण करता है। तो किस तरह से ये भारत पर आक्रमण करते हैं इसको एक बार हम देख लेते हैं। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। इसका जो सबसे प्रमुख आक्रमण होता है वो होता है सोमनाथ मंदिर पर, जो 1025 ईस्वी को करता है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर ये सबसे प्रमुख आक्रमण करता है और अंतिम आक्रमण करता है जाटों के विरुद्ध। वहीं 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके जो प्रमुख आक्रमण है वो इस प्रकार है जो हम देखते हैं। महमूद गजनवी जो अपना पहला आक्रमण करता है ये करता है 1000 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध, जो कि पेशावर पंजाब के शासक होते हैं। राजा जयपाल के विरुद्ध ये 1000 ईस्वी और 1001 ईस्वी में 2 बार आक्रमण करता है और दोनों ही बार राजा जयपाल को पराजित करता है। 1005-6 ईस्वी में यह मुल्तान में अब्दुल दाऊद के विरुद्ध आक्रमण करता है और इनको भी जो है युद्ध में हराता है। 1008 ईस्वी में बेहंद पर आक्रमण करता है आनंद पाल के खिलाफ। जो आनंद पाल होते हैं ये राजा जयपाल के ही पुत्र होते हैं। राजा जयपाल युद्ध में हारने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं और उनके बाद आनंद पाल जो है वो शासक बनते हैं। तो ये बेहंद में जो है वो शासन कर रहे होते हैं और 1008 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी जो होता है वो आनंद पाल के विरुद्ध जो है अभियान करता है। 1013-14 ईस्वी में थानेश्वर पर इसका अधिकार होता है। राजा राम के विरुद्ध ये युद्ध करता है। राजा राम इस युद्ध को हार जाते हैं। 1025 में जो है सबसे प्रमुख आक्रमण महमूद गजनवी को जो है वो देखा जाता है, जो कि सोमनाथ मंदिर पर होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा जो धन संपत्ति है वो लूट कर ले जाता है। अब तक के जितने भी आक्रमण इसने किए थे इसमें से जो सबसे ज़्यादा धन संपत्ति इसको प्राप्त होती है वो होती है सोमनाथ मंदिर पे से, इसलिए इसको जो है सबसे प्रमुख आक्रमण कहा जाता है। लेकिन जब ये धन लेके जा रहा होता है तो रास्ते में जो जाट होते हैं वो इससे धन छीनने की कोशिश करते हैं या इस पर हमला करते हैं, जिसके जो है वो विरोध में 1027 में ये पुनः जाटों को विरुद्ध अभियान करता है और जाटों को इस युद्ध में हराता है। ये इसका अंतिम अभियान होता है जाटों के विरुद्ध। इसके बाद 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो कुल 17 आक्रमण ये करता है, जिसमें से जो प्रमुख आक्रमण थे ये हमने देखे हैं। इसके बाद के जो भी टॉपिक है यानी कि मोहम्मद गौरी और उसके बाद के जो आक्रमण है वो हम बाद के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। जब पहली बार अरबों ने यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, तब वहाँ का शासक कौन था। तो हमने पढ़ा है भीमदेव, दाहिर, चच और मूलराज। तो इनमें से कौन था। तो ऑप्शन बी जो है इनमें सही होगा। राजा दाहिर जो थे उस समय सिंध प्रांत के शासक थे। दूसरा क्वेश्चन है 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब वहाँ के शासक कौन थे। भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम या फिर चच। तो जो उस समय के प्रमुख शासक थे वो थे भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम उस समय के शासक थे। तीसरा क्वेश्चन है भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन थे, यानी कि जो बाहरी आक्रमणकारी थे वो भारत में सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले किसने भारत पर आक्रमण किया था। तो कौन था, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, अलप्तगीन या मोहम्मद गजनवी। तो जो सबसे पहला आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो
किसके विरुद्ध मोहम्मद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किया था? प्रतिहार, सोलंकी, चौहान या जाट? तो जो अंतिम आक्रमण 1027 में मोहम्मद गजनवी ने किया था वो किया था जाटों के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी अपने विजित क्षेत्र की देखभाल के लिए किस जर्नल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गौरी जब गया था तो वो किसको छोड़कर गया था? तो वो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? वो कौन सा तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, चंगेज खां या मोहम्मद गजनवी? तो जो ऑप्शन इसमें दिए गए उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मोहम्मद गजनवी आएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में सुबुक्तगीन दिया होता तो फिर आंसर आता सुबुक्तगीन, क्योंकि जो पहला तुर्क आक्रमणकारी था वो सुबुक्तगीन था। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो ये सीरीज़ है हमने मध्यकालीन इतिहास की चलाई ही है, आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। आपको हर एक टॉपिक के वीडियो बैक टू बैक मिलेंगे रेगुलर। तो सारे वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।